रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। आज के प्रोग्राम में मैं अपनी कुलीग नीलम अरशद साहबा को वेलकम करूँगा। हम सुप्रीम कोर्ट के प्रेस रूम में मौजूद थे तो वहाँ पे नीलम अरशद साहबा ने मुझसे 3 सवाल पूछे नैब के नए ऑर्डिनेंस से मुतल्लिक। तो मैंने शर्त नीलम अरशद से ये रखी कि आप मेरे प्रोग्राम में आएंगी, ये तीनों सवाल आप मुझसे मेरे प्रोग्राम में आके करेंगे, मैं तीनों सवालों का जवाब दूंगा। शर्त मैंने क्यों रखी? शर्त मैंने इसलिए रखी क्योंकि ये जो सवाल इन्होंने पूछे हैं, मैं समझता हूँ कि नेक नीयती के साथ इन्होंने सीखने के लिए, समझने के लिए मुझसे सवाल पूछे हैं। लेकिन मैंने सोशल मीडिया पे और कन्वेंशनल मीडिया पे देखा है कि नैब के नए ऑर्डिनेंस को लेके जो बहुत बड़े मालशिए हैं, पालशिए हैं, फ़िलासफ़र बने हुए हैं, वो आवाम तक डिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। इस ऑर्डिनेंस के ज़रिए क्या होने वाला है, इस ऑर्डिनेंस की हकीकत क्या है। और अब मैं माइक दे देता हूँ नीलम अरशद साहबा को, ज़्यादा बात नहीं करूँगा फिर ये नाराज़ हो जाती हैं। थैंक यू इमरान वसीम। तो सवाल हो रहे थे जनाब प्रेस रूम में, और प्रेस रूम से होते होते सवाल हमारे वीलॉग पर आ गए। तो आज मैं कटहरे में हूँ। बिल्कुल, आज ये कटहरे में मैं इनसे सवाल ये पूछने जा रही हूँ। जनाब नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस पे बात चल रही है, वीलॉग में इन्होंने अपने जो मुख्तलिफ किए उसमें NRO भी से करार दे दिया है। तो मैं इनसे यही पूछना चाहूँगी, ये NRO किस तरह से है? मरियम अपना नीलम साहबा, आपका सवाल ये है कि मैंने इस ऑर्डिनेंस को NRO क्यों करार दिया? बिल्कुल, जैसे आपका ये सवाल है ना, मैंने आपके सवाल के बाद ये समझा कि ठीक है आपने अच्छा सवाल पूछा, लेकिन ये एक ऐसा सवाल है जब आप सहाफ़ी जो अपना माइंड अप्लाई करके अपने विजन से सोचता है कि ये जो चीज़ होने जा रही है इसका अल्टीमेटली अपोजिशन को फ़ायदा पहुंचेगा, हुकूमत को फ़ायदा पहुंचेगा, ब्यूरोक्रेट को पहुंचेगा, सियासतदानों को पहुंचेगा। तो मैंने इसलिए इसे NRO कह दिया। ये मेरी अपनी बसीरत है, मैंने ना अपोजिशन से पूछा, ना हुकूमत वालों से पूछा, ना किसी और से पूछा। मैंने इसलिए इसे NRO इसलिए कहा कि नैब का जो नया ऑर्डिनेंस बनाया गया है, जो अब एक कानून बन गया है ऑर्डिनेंस के ज़रिए, गो के पार्लियामेंट में पेश होगा, आपके सामने है। इस कानून से जो SCCP के मुकदमात, जो करप्शन के मुकदमात थे जिन पर नैब कार्रवाई कर रहा था, वो नैब से निकाल दिए गए हैं। नैब का लॉ बड़ा सख्त है। SCCP के पास जब ये मुकदमात जाएंगे तो रिलीफ मिलेगा, एक साइन ऑफ रिलीफ है उन लोगों के लिए जिनके केसेस नैब में चल रहे थे लेकिन दायरा अख्तियार SCCP का बनता था, अब वो केसेस चले गए। इसी तरह से FBR के केसेस जो है वो भी निकाल दिए गए। इसी तरह से जो FIA के केसेस हैं वो भी निकाल दिए गए। ये 3 चीज़ें निकाल दी गई। टैक्सेस के जो सूबाई मामलात हैं, जो एक्साइज से मुतल्लिक मामलात हैं, वो भी निकाल दिए गए। जब ये 4 चीज़ें निकल गईं तो नैब के पास पीछे क्या बचता है? सोचना ये है ना कि चलें ये 4 चीज़ें चलेंगी, इसके बाद भी नैब क्या इतना उसके पास अख्तियार है कि मुल्क की सबसे बड़ी वो एजेंसी है जिसने मुल्क में करप्शन को कर्टेल करना है, इरेडिकेट करना है। अब नैब के पास रह दे के जो अख्तियार बचते हैं उस पर भी मैं आऊँगा, लेकिन साथ ही साथ इस ऑर्डिनेंस में एक और चीज़ भी पास कर दी गई है। वो ये की गई कि जो काबीना के फैसले होंगे, जो सूबाई काबीना के फैसले होंगे, जो काबीना की ज़ैली कमेटियों के फैसले होंगे, जो ECC के फैसले होंगे, जो ECNIC के फैसले होंगे, और इसके साथ साथ जो मुश्तरका मफादात काउंसिल के जो फैसले होंगे, उन पर भी नैब कानून का इतलाक़ नहीं होगा। साथ में ये भी कह दिया गया कि अगर आप नेक नीयती से कोई काम करेंगे, ख़जाने से उस नेक नीयती के फैसले से करोड़ों रुपए लुट जाएं, करोड़ों रुपए नुकसान हो जाए, अरबों रुपए नुकसान हो जाए, खरबों रुपए नुकसान हो जाए, आपसे कोई नहीं पूछेगा, आप पर नैब के कानून का इतलाक़ नहीं होगा। आप मुझे ये बताएं कि आप किसी की नीयत का जायज़ा किस तरीके से लेंगे? कोई आपके पास पैमाना है, कोई मेजरमेंट है इस चीज़ की करने की? आपके पास नहीं है। ये सारी चीज़ें अब जब निकाल देंगे तो नैब के पास पीछे रह जाता है कि आप किसी भी शख्स के आमदन से ज़ायद असासों का नोटिस ले सकते हैं। नैब जो है पब्लिक एट लार्ज, किसी के साथ चीटिंग होती है, आवाम के साथ फ्रॉड होता है, आप उस मामले का नोटिस ले सकते हैं। और ये इतने सारे जो मामलात हैं ये सारे नैब से निकाल के दूसरे इदारों को भेज दिए गए हैं। दूसरे इदारों में क्या सूरत हाल है वो आपके सामने है। वहाँ पर कानून की इतनी गिरफ्त नहीं, इतनी सख्ती नहीं जितनी नैब में है। सही हो गया जी, पहले सवाल का जवाब मुझे मिल चुका है। दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरा सवाल जनाब, जो तयन किया गया है 6 माह का ट्रायल चलाने के हवाले से। ये तीसरा सवाल था। दूसरा सवाल ये था कि ये जो करप्शन की चोरी की रकम आपने ज़मानत ली। हाँ एग्जैक्टली, उस पर भी हम बात करेंगे कि उसका क्या तरीक़ेकार है। अब देखिए, एक चोर है, चोर ने चोरी कर लिया, अब चोर पैसे देगा, जितने की चोरी उसने की है वो पैसे देगा, उसके बाद उसकी ज़मानत जो है, उसका जो कानून है, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, ये प्रोविजन डाल दी गई है
एक तरह से तो अच्छी है ना, देखें चोर जो है वो कहीं भाग नहीं सकेगा, भाग नहीं सकेगा। देखने को बहुत अच्छी है, सुनने को बहुत अच्छी है। सवाल ये है कि ये प्रोविजन कहीं सस्टेन करेगी। ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया, ये प्रोविजन इस ऑर्डिनेंस में शामिल करने से पहले आपको पता है कि एजी ऑफिस और वजारत कानून के दरमियान क्या इख्तलाफात चलते रहे। यही इख्तलाफात चलते रहे कि आप ये जो प्रोविजन डाल रहे हैं, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत सारी प्रोविजन है जिसमें लोगों के जो राइट्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट कर दिया गया है, ये उसके अगेंस्ट हैं। आप जब ये प्रोविजन डालेंगे ये अदालतों में चैलेंज होगी और आप इसका दिफा नहीं कर सकेंगे, आप इसको सस्टेन नहीं कर सकेंगे। ये मेरा मौक़िफ़ नहीं, ये अटॉर्नी जनरल का मौक़िफ़ है। नहीं तो ये अच्छी चीज़ नहीं है कि उस बंदे को सज़ा होगी। फिर सुने तो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान का ये उनकी राय है, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की, जो पूरे मुल्क की यानी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का एक तरह से कह गया कि लीगल मामलात पर उन्हें असिस्ट करता है। मैंने कहा कि देखने को अच्छी चीज़ है, सुनने को अच्छी चीज़ है कि एक मुलज़म जिस पर अरबों करोड़ों खरबों रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम है, वो ज़मानत लेके लिए जाता है, उसे वो पैसे जमा कराने होंगे, पैसे जमा कराए बगैर उसे ज़मानत नहीं मिलेगी। लेकिन क्या ये पॉसिबिलिटी है कि ऐसा होगा? असल सवाल ये है, सिर्फ लिख देने से नहीं होगा। क्या इस कानून को आइन के पैराए में, आइन की रोशनी में देखते हुए सेटिसाइड नहीं किया जा सकता? ये होगा। आप आर्टिकल 8 पढ़ के देख लें, आप आर्टिकल 10A सुने आर्टिकल 10A पढ़ के देख लें, आप आर्टिकल 13 पढ़ के देख लें। अब देखें, मुलज़म जाता है ज़मानत लेने के लिए, ट्रायल कोर्ट कहती है जी आप पर तो 500 रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम है, वो बंदा इनकार कर रहा है, उसकी आप अपेयरेंस भी देख रहे हैं। हम छोड़ दें सियासी केसेस को, हम वैसे बात कर रहे हैं, किसी की बात नहीं कर रहे, किसी का दिफा नहीं कर रहे। अब वो तौकीर सादिक वाला केस आपके सामने है, 82 अरब रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम लगा। उस बंदे की हैसियत आपको देख के लगता है कि उसने 82 अरब की करप्शन की होगी? वो चीथरों वाले कपड़ों में अदालत में आता है, 82 अरब रुपए की। सुने तो सही, 82 अरब रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम। पूरे सवाल तो जवाब तो सुन लेना। तहकीकात तो करेगा ना, मुझसे तहकीकात ना करें ना, मुझसे तहकीकात ना करें। इदारा तहकीकात करेगा तो मेरा जवाब तो पूरा होने दें। अब अदालत ने जब ये देखना है, उस बंदे के पास पैसे नहीं है, अदालत क्या समझते, ज़मानत नहीं देगी। चंद दिन पहले ये इसी जिस बड़ी अदालत के सामने हमने खड़े हैं ना, ये चीज़ें पहले भी एहतसाब अदालतें कर रही थी, अब तो कानून में डाल दिया, अदालतें कर रही थी भाई आप पे 2 करोड़ पे करप्शन का इल्ज़ाम है, 2 करोड़ जमा कराएं, आप ज़मानत लेके चले जाएं। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचे हैं। जस्टिस काजी अमीन साहब का इस पर फैसला आ चुका है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रोविजन है, जो आर्टिकल है, उसकी खिलाफ वर्जी है। मुल्क का जो हुकूमत का सबसे बड़ा लीगल माइंड है वो भी कह रहा है कि ये बेसिक जो बुनियादी हकूक़ हैं जिन्हें प्रोटेक्ट किया गया आइन के, उसके ख़िलाफ़ है। उस पर इल्ज़ाम है, सिर्फ उस पर यह साबित नहीं हुआ कि उसने इतने पैसे चुराए हैं, या तो साबित हो जाए। अब इसी चीज़ को आप लेके चलें, कत्ल का एक मुकदमा है, कत्ल के मुकदमे में बंदा ज़मानत लेने के लिए जाएगा कि वो एक और जुरिस्डिक्शन बनती है, तो क्या उसमें ये चीज़ शामिल की जा सकती है कि तुमने तो कत्ल किया हुआ है, पहले तुम अपने कत्ल की सज़ा भुगतो फिर तुम्हें ज़मानत देंगे, या कत्ल के बदले बंदा दो, उसे कत्ल किया जाए फिर तुम्हें ज़मानत मिलेगी? तो ये जवाब बनता है, ये चीज़ें सस्टेन नहीं करेंगी। मैंने कहा कि ये सिर्फ सियासी नौयत की चीज़ें हैं, ये सिर्फ देखने और सुनने के लिए, ये कहने के लिए अच्छी चीज़ है, ये अदालतों में नहीं चलेगा। अब अपने अगले सवाल पे आ जाए, माजरत चाहता हूँ। नहीं ठीक है, काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो रही हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन मेरा, जो सारा ट्रायल कोर्ट का जो दुरानिया है उसको बता दिया गया कि 6 माह का है। पहले हम देखते थे साल केसेस चल रहे हैं, मुलजिमान बेचारे पकड़े जा रहे हैं, अगर मुलजिम नहीं भी है, इनोसेंस में भी उसने काफ़ी सारा जो ट्रायल है उसका सामना किया। तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? मुझे ये बताइए कि 6 माह की जो मुद्दत डाली गई है, 6 माह की मुद्दत डालने से पहले कितनी, 2 साल की मुद्दत थी या 3 साल की मुद्दत थी, कितनी मुद्दत थी? पहले भी वैसे अभी ये कहा गया है कि 6 माह के अंदर करप्शन के एक केस का ट्रायल होगा, उसका रोज़ाना की बुनियाद पे समाअत होगी, 6 माह के अंदर आपने फैसला करना होगा। पहले कितने थे? पहले 1 माह था। जो चीज़ 1 माह में नहीं हो रही थी, अब इन्होंने कहा कि वो 6 माह में कर लें। जो 1 माह में नहीं हो रही थी वो 3-4 साल लग रहे थे, अब ये कह रहे हैं कि 6 माह में कर लें। स्टैट आपके सामने मौजूद हैं। एक एहतसाब अदालत जिसमें 50 रेफरेंस मौजूद हैं। हफ्ते में कितने दिन हैं? हफ्ते में आपके पास 5 दिन है। यानी एहतसाब अदालत जिसके पास 50 केसेस हैं वो एक दिन में 10 केसेस सुनेगी। और आपको पता है एहतसाब अदालत एक दिन में कितने घंटे समाअत करती है? 9 बजे या 8:30 बजे भी आप लगाएं तो 5 घंटे से ज़्यादा समाअत नहीं होती। ये एवरेज मैं आपको बता रहा हूँ, इससे कम भी होता है, कभी कभार इससे ज़्यादा भी चले जाते हैं। तो एक केस को सुनते हुए गवाह की जिरा चल रही होती है, 3-3, 4-4 घंटे लग जाते हैं। 2 गवाह आ जाएं तो पूरा दिन उसमें निकल जाता है। तो एक केस को आप रोज़ाना की बुनियाद पे चलाएंगे तो बाकी जो 9 केस हैं जो आपने, दूसरी जानिब इमरान ये भी तो देखें, एहतसाब अदालतें कायम करने का भी कहा गया है सदर की जानिब से, वो जितनी चाहेंगे कायम कर सकेंगे। वो भी बताता हूँ, वो भी, ये आपका चौथा सवाल हो गया, वो भी बताता हूँ।
तो जो 9 केसेस बाकी पड़े हैं वो किस तरह से रोजाना की बुनियाद पे चलेंगे? बिल्कुल। आप उन्हें दूसरे दिन ले जाएंगे, दूसरे दिन 10 अगले दिन के केस हो गए, 9 ये हो गए, 9 नहीं होंगे तो 8 हो जाएंगे, 18 हो गए, फिर अगले दिन फिर आप 3-4 केसेस सुनेंगे, अगले दिन फिर 27-28 हो जाएंगे, ये एक्यूमुलेट होती रहेंगी चीज़ें। तो ये तब भी पॉसिबल नहीं। सबसे बेहतर रास्ता यही है कि आप एहतसाब अदालतें बढ़ाएं। एहतसाब अदालतें बढ़ाने के बगैर आप ट्रायल को स्पीडी नहीं कर सकते, आप ट्रायल को तेज़ नहीं कर सकते। 120 अदालतें कायम करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल पहले दिया था, अक्टूबर के महीने में। गालिबन 18 अक्टूबर को डायरेक्शन आई थी और 23 अक्टूबर को इमरान खान साहब ने उसकी अप्रूवल दे दी थी। 1 साल में 120 अदालतों में बताया गया था कि पहले मरले में 30 अदालतें कायम करेंगे, वो 30 अदालतें नहीं कायम हो पाई। तो आपको सुनने के लिए सारी चीज़ें लग रही हैं, हमने ये चीज़ें अपनी आंखों से देखी हैं, बता दी जाती हैं, होता नहीं है, ये पॉसिबल नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें जरूरी है ना, सियासी, सिर्फ बातें, बहुत सारी चीज़ें सिर्फ सियासी आप पॉइंट स्कोरिंग के लिए कर रहे होते हैं। उनका जो हकाइक हैं, ज़मीनी हकाइक, उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। आप मुझे सियासी मामलात पे आ जाएं। वज़रा कह रहे हैं कि एनआरओ नहीं है, बड़ा अच्छा हमने कर दिया। अपोजिशन कह रही है बड़ा गंदा कर दिया इन्होंने, खुद एनआरओ ले लिया। ये कानून पास होने के बाद भी हुकूमत गंदी हो रही है कि नहीं हो रही? हुकूमत के वज़रा उसका दिफा कर रहे हैं, हुकूमत के वज़रा महंगाई का भी दिफा करते हैं। एक दिन दिफा करते हैं कि महंगाई आर्जी है, दूसरे दिन कहते हैं कि दिफा करना है, दूसरे दिन हम कहते हैं कि वो वजीर फिर खुद बयान दे देते हैं ना, अब नहीं, दूसरे दिन वजीर आके कह देते हैं कि नहीं, हम महंगाई को कम करने की कोशिशें कर रहे हैं, हम सब्सिडी देने जा रहे हैं, हम इसमें और बहुत सारे इकदाम उठाने जा रहे हैं। एक दिन महंगाई का इनकार, दूसरे दिन जो है उसका इकरार कर लेते हैं। तो ना तर्जमानों की बात सुने, ना हुकूमत की बात सुने, ना अपोजिशन की बात सुने। जो मेरिट पे साफ ही बात कर रहे हैं सिर्फ उन्हीं की बात सुने। बाकी ये मालची पॉलिसी से आवाम तक सही इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच रही, इसलिए मैं आपको यहाँ पे लेके आया था ताकि बहुत सारे लोगों को क्लियर हो जाए। इमरान, मैं हमेशा से, जब से मैं जो कानूनी मामलात है वो देख रही हूँ, तो उसमें हमेशा से ये मेरे उस्ताद रहे हैं, मैं हमेशा से इनसे सीखती हूँ। तो थैंक यू सो वेरी मच, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट जिसमें क्लियर करने के लिए अल्लाह करे देखने वालों को भी क्लियर हो गए, इंशाल्लाह हो जाएंगे। क्योंकि जो बात हम दलाइल पे करें, जो फैक्ट्स पे करें, डेफिनेटली जो सुनी सुनाई बातें हैं उसके मामले में जो एग्जीक्यूशन है, हमने तो वो देखना है कि एग्जीक्यूट क्या हो रहा है, प्रैक्टिकली क्या हो रहा है। एग्जीक्यूशन वैसे ना आप देखें, आपने ट्रायल स्पीडी चलाना है तो आप अदालतें बढ़ाएं। आपने उसका हल दे दिया, लेकिन उस हल को एग्जीक्यूट तो करें। हाँ, आप अदालतें बढ़ाएं, ये हल है। फिर आप कहते हैं कि आपने उससे पैसे लेने हैं जितनी उसने ज़मानत लेनी है। देखें, ज़मानत में एक असूल ये भी है, कत्ल के मुकदमा करप्शन से ज़्यादा वर्स होता है। कत्ल के मुकदमे में भी ज़मानत हो जाती है। इंटरनेशनल ये तमाम अदालतों में कंसिडर किया जाता है, ये जो राइट है मुलज़म का माना जाता है। फिर आपने जब ज़मानत ले ली, उसका नाम ECL में डाल दिया, वो नहीं भाग सकता। लेकिन यहाँ पर जो नवाज शरीफ के केस में हुआ, उसमें चाहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट को जितना मर्जी जो है जिम्मेदार ठहराया जाए, लाहौर हाई कोर्ट को ठहराया जाए, लेकिन उसमें नैब का भी कसूर है, हुकूमत वालों का भी कसूर है। उस पर बात करें तो लोग नाराज हो जाते हैं। बेल होने से ये मतलब नहीं होता कि मुकदमा ख़त्म हो गया। बेल होने से वो बंदा अदालत की कस्टडी में रहता है, अदालत उसकी कस्टडी को रेगुलेट करती रहती है। कार्रवाई साथ-साथ चल रही होती है कि केसेस के जल्द फैसले होने चाहिए। उसके लिए आपको एहतसाब अदालतें बढ़ानी पड़ेंगी डेफिनेटली। इजाज़त लें। सही है जी, थैंक यू सो वेरी मच। इमरान के साथ चिट चैट की हमने आज और काफ़ी कुछ सीखने को मिला। डेफिनेटली नैब ऑर्डिनेंस पे बातचीत हो रही है, तो थैंक यू इमरान। एंड आप लोगों को यकीनन अगर ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि आने वाली जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं वो आप तक आती रहें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।